हाँ स्टूडेंट, देखिए अपन ने पेनल्टीज स्टार्ट कर दी थी। आपको इसमें सबसे जो मेन सेक्शन पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है? 147। मैंने बहुत सारी सेक्शंस लिख रखी हैं पेनल्टी के लिए, बाकी भले ही आप याद करें नहीं करें कोई बात नहीं। सेक्शन 147 को जरूर से लर्न करना है। कल थोड़ा बहुत मैंने बता दिया था कि पेनल्टी कब लगती है। तो जाहिर सी बात है पेनल्टी कब लगेगी? जब कुछ ना कुछ उल्लंघन किया जाए, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रावेंशन किया जाए। अब उल्लंघन या तो कौन करेगी? कंपनी, या फिर उल्लंघन कौन करेगा? अंकेक्षक। या तो उल्लंघन करेगी कंपनी या फिर करेगा कौन? अंकेक्षक। यदि कंपनी उल्लंघन करती है, हम पूरा कंपनी एक्ट का नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ कौन सा पढ़ रहे हैं? ऑडिट से रिलेटेड। धारा 139 से 146 तक के प्रावधान का उल्लंघन अगर कंपनी करती है तो कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो कितना होगा? 25,000 रुपये का जुर्माना होगा। ये कल पढ़ चुके थे अपन। अब चूंकि एक कृत्रिम व्यक्ति है कंपनी, तो ये खुद तो काम करेगी नहीं। ये गड़बड़ किसने करी होगी? ऑफिसर इन डिफॉल्ट, जिसे हम क्या कह रहे हैं? दोषी अधिकारी। तो कंपनी पर तो जुर्माना लगेगा, जो लगेगा ही, साथ ही साथ इस दोषी अधिकारी को भी दंडित किया जाएगा। और इसके ऊपर जुर्माना लगेगा कितना? 10,000 से लेकर 1 लाख तक का। यहाँ अमेंडमेंट आ गया है। अगर आप कोई भी पुरानी बुक या नोट्स देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना या 1 साल की जेल या दोनों। तो वो जेल वाला प्रोविजन इन्होंने अभी हटा दिया है। अभी सिर्फ कितना कर दिया? 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना। यहां तक की बातें कल अपन पढ़ चुके थे। अब हम बात करते हैं किसकी? अंकेक्षक की। यदि अंकेक्षक ने उल्लंघन किया है, कुछ गड़बड़ करी है, तो आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि कौन सी धारा की गड़बड़ करी, कि उसको जुर्माना कौन सी धारा के तहत लग रहा है? 147 के तहत। धारा 139। देखो ये चैप्टर शुरू ही कहां से होता है? धारा 139 से। तो अब आपके एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन कि सब धारा 139 का उल्लंघन करने पर कितना जुर्माना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक अंकेक्षक के द्वारा 20 से अधिक कंपनियों का अंकेक्षण स्वीकार किया गया, तो बताओ अंकेक्षक पर कितना जुर्माना लगेगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या गड़बड़ हुई? 20 से अधिक कंपनी का अंकेक्षण स्वीकार कर लिया, इसका मतलब क्या गड़बड़ करी उसने? नियुक्ति गलत तरीके से एक्सेप्ट कर ली। तो जहां नियुक्ति उसको स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी फिर भी स्वीकार कर ली, तो किसका उल्लंघन हो गया? धारा 139 का। तो पेनल्टी लगेगी। समझ में आ रहा है? 139 के बाद धारा कौन सी है? 140। 140 किससे संबंधित है? अंकेक्षक को पद से हटाना। धारा 140 में अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो अंकेक्षक पर जुर्माना कौन सी धारा में लगेगा? धारा 140 में ही लगेगा। ध्यान है आपको? पूछूं? चलो आप बताएं। एक अंकेक्षक ने त्यागपत्र दे दिया किंतु आरओसी को सूचित नहीं किया, तो अंकेक्षक पर जुर्माना कितना लगेगा? 50,000 रुपये या पारिश्रमिक जो भी कम हो, और अगर त्रुटि नहीं सुधारी तो मैक्सिमम। और ये बात आपने धारा 147 में पढ़ी है क्या? ये बात पढ़ी थी धारा 140 की उपधारा 3 में। यानी कि धारा 140 का उल्लंघन धारा 140 में ही क्या है? दंडित है। वहीं पर ही उसके दंड के प्रावधान है। तो इसलिए धारा 140 यहां कवर करने की जरूरत है नहीं।
140 के बाद कौन सी धारा आएगी? 141 में क्या है? योग्यता और अयोग्यता। अगर आप अयोग्य हो तो उस पर दंड थोड़ी लगता है, समझ रहे हो? लेकिन अयोग्य होने के बावजूद भी आप अंकेक्षण स्वीकार कर रहे हो। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मेरे पापा की कंपनी में ऑडिट मैं करूं तो बताओ मुझे दंडित किया जाएगा नहीं किया जाएगा? एक और एग्जांपल देता हूं आपको, सर्जन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड की ऑडिट मैं करूं तो बताओ दंडित किया जाएगा नहीं किया जाएगा? क्योंकि मेरा इनके साथ में व्यावसायिक संबंध है तो मैं ऑडिट कर ही नहीं सकता, तो मैं क्या हूं? अयोग्य। और अयोग्य होने के बावजूद भी मैं नियुक्ति स्वीकार कर रहा हूं तो धारा 139 में मेरे को क्या मिलेगा? दंड। तो इसलिए 141 अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है। 141 के बाद में धारा कौन सी आती है? 142 पारिश्रमिक। पारिश्रमिक कौन तय करता है? तो ऑडिटर का तो कोई रोल ही नहीं है, इसलिए ऑडिटर के ऊपर कोई जुर्माना भी नहीं है। फिर आती है धारा 143। धारा 143 में है कर्तव्य, और कर्तव्य में अगर उल्लंघन करोगे तो आपने मेरे से एक धारा पढ़ी थी, धारा 143 की उपधारा 15, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था? बताओ। सूचीबद्ध कंपनी में 5 लाख और बाकी कंपनी में 1 लाख का जुर्माना है, तो धारा 143 में वहीं की वहीं जुर्माना बता रखा है, तो उसकी भी जरूरत नहीं है। 143 के बाद में 144। 144 में क्या था जी? कुछ सेवाएं प्रदान न करना। जैसे मैं किसी कंपनी की अकाउंटिंग करता हूं और उसकी ऑडिट भी ले लेता हूं तो मुझे दंड मिलेगा। और धारा 145 ऑडिट रिपोर्ट पर, अब देखो एग्जाम में 99% इस धारा से पूछेंगे क्वेश्चन। और क्या पूछेंगे आपसे कि एक अंकेक्षक के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने में त्रुटि की गई। एक अंकेक्षक के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने में त्रुटि की गई, उसे कितने के जुर्माने से दंडित किया जाएगा? ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो कौन सी धारा के तहत लगेगा जुर्माना? 147 के तहत। क्या बोल रहे हो? कंपनी मैंने नहीं ली, एक्ट ने ली है। मैं थोड़ी मेरे मन से कानून बनाऊंगा। एक्ट में लिखा हुआ है कि कंपनी की तरफ से कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी, कंपनी को तो धारा 147 में दंडित किया जाएगा। क्योंकि आपने जो धारा 140 में पढ़ा ना, उसमें भी जुर्माना अंकेक्षक पे था। धारा 143 में भी जुर्माना किस पे था? अंकेक्षक पे था। वहां कंपनी का कहीं कहीं जिक्र ही नहीं था, तो कंपनी को पूरा किस में लपेटा इन्होंने? 147 में। और ऑडिटर जहां जहां बच गया था उन्होंने धाराओं को यहां कवर कर लिया। बोलो समझ में आ रहा है क्या? भाई कुछ में क्या स्पेसिफिक पेनल्टी और कुछ में जनरल पेनल्टी है। जनरल पेनल्टी का क्लॉज है। यहां तक समझ में आ रहा है? इसके बाद में आती है धारा 146। 46 में क्या है बताओ? अधिकार। अधिकार पे जुर्माने थोड़ी लगते हैं। आपको साधारण सभा में उपस्थित होने का क्या है? नहीं गए तो? नहीं गए तो ना सही, बताओ जुर्माना लगता है क्या? अब जैसे मैं आपको कल की बात बताता हूं, हमारा एक पुराना स्टाफ, उसके बेटे का पहला जन्मदिन था, तो उसने कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करी। एक हमारे पार्टी ऑर्गेनाइज करी उन्होंने, तो उसका बाकायदा व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया, कॉल भी किया, बोला सर आपको जरूर आना है। अब कल मैं इतना भयंकर फंसा हुआ था, क्योंकि समस्या दूसरी थी, होम मिनिस्ट्री का रूल चल रहा था। मैंने कहा यार तू समझ, नहीं सर आप नहीं आओगे केक नहीं कटेगा। मैं कहा अब 2 में से एक तो कटेगा, या तो केक कटेगा या मैं कटूंगा, तो देख ले क्या चाहता। बोले सर ऐसी क्या समस्या हो गई? अरे मैंने कहा सालगिरह है मेरी। तो कल सालगिरह थी, तो कल थी आज नहीं है। कल कार सुनी हो गई तो मैडम ने उठा के फेंक दिया, अब नया बन के आएगा कल तक। तो सब क्या हुआ, मैंने उसको समझाया तो वो समझ गया, वो भी शादीशुदा था, समझ गया। बोले सर ऐसी बात है। फिर मैंने क्या किया,
व्हाट्सएप पे 2-4 ग्रीटिंग कार्ड बना के उसको मैसेज कर दिए, बच्चे को कुछ ब्लेसिंग दे दी, और मैंने कहा आप इसी को मेरा निमंत्रण का आगमन स्वीकार करें। उसने भी मान लिया। बताओ दंड लगेगा क्या? तो ये तो अधिकार है ना, आपको कोई न्योता देता, आप गए तो ठीक, नहीं गए तो ठीक। अगर गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं गए तो जुर्माना नहीं है। तो अगर बताओ कोई अंकेक्षक एजीएम में उपस्थित नहीं हो तो है, नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना तो चाहिए, पर नहीं गए तो क्या कर लोगे? तो कोई बात नहीं भाई, क्योंकि वो अधिकार है ना कि कर्तव्य। मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी कहा था कि मस्ट वर्ड यूज नहीं किया है, शुड वर्ड यूज किया कि भाई जाना चाहिए, मोरल ड्यूटी है, आपको जाना चाहिए। नहीं गए तो कोई बात नहीं। यहां तक समझ में आ गया क्या? तो धारा 146 अधिकार है, इसलिए जुर्माना लगेगा नहीं। और धारा 147 हम पढ़ ही रहे हैं। और इसके बाद में एक आखिरी धारा आती है, कौन सी? 148, जो आज पढ़ेंगे अपन। और धारा 148 में लिखा हुआ है कि जुर्माने वही हैं जो किस में बताए गए हैं, धारा 147 में। तो खाली आपको 3 धाराएं ध्यान रखनी है। अब अंकेक्षक के ऊपर कितना जुर्माना लगेगा वो सुनो, याद करने का तरीका बता रहा हूं, ताकि आपको बहुत सारी सेक्शन और बहुत सारी ऐसे प्रोविजन याद करना ही नहीं पड़ेगा। जुर्माना वही है जो किस पे लग रहा है, कंपनी पर। कितना लग रहा है बोलो? अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, क्योंकि अंकेक्षक के ऊपर 25,000 का जुर्माना लगा रहे हो, मालूम चला कि फीस ही 5,000 थी, ऑडिट कितने में करी? 5,000 में। सर तो ये फीस ऐसे मतलब फिक्स नहीं होती क्या? बताओ, फिक्स हो सकती है क्या? फीस कभी फिक्स हो ही नहीं सकती। ये तो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग है। कई चार्टेड अकाउंटेंट जयपुर में ऐसे हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरते, जो जीएसटी का काम ही नहीं करते। कोई मुझे क्यों बोले, यार ये 500 1,000 रुपए की मगजमारी हमसे नहीं होती, करते नहीं है। 500 रुपए का तो काम ही नहीं करते वो। उनको तो एक क्लाइंट से मीटिंग में 1 करोड़ चाहिए, नहीं तो मीटिंग ही नहीं करेंगे, उनसे बात ही नहीं करेंगे। तो सर ऐसा क्या करके देते हैं? वो प्रोजेक्ट का काम करते हैं पूरा, कि आपका साहब आपको प्रोजेक्ट लगाना है, 150 करोड़ का आपको व्यापार करना है, आपको 100 करोड़ का लोन चाहिए, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मैं करा के दूंगा। उसमें वो फीस लेते हैं 2 करोड़ 3 करोड़। तो इससे कोई फीस कभी भी फिक्स नहीं हो सकती। अब इन्होंने क्या किया कि सब मान लीजिए किसी अंकेक्षक का बेचारे का पारिश्रमिक की 5,000 और उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया आपने, कितना? 25,000। इसलिए नियम चेंज कर दिया। इन्होंने क्या कहा कि जुर्माना या पारिश्रमिक का 4 गुना, या तो 25,000 रुपए, या तो 25,000 रुपए, या पारिश्रमिक का 4 गुना। तो बताओ, अगर किसी सीए की फीस 5,000 है तो उसके ऊपर जुर्माना कितना लगेगा? 20,000। दोनों में से जो भी क्या हो, कम हो, जो भी कम हो उतने का जुर्माना लगेगा। बोलो, ये बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है यहां तक का? सरकार चाहे तो इस 25,000 की जो न्यूनतम अमाउंट है इसको बढ़ाकर कितना कर सकती है? 5 लाख कर सकती है। तो फिर बताओ, अगर सरकार ने इसको 5 लाख कर दिया तो नियम क्या बन जाएगा? 5 लाख या पारिश्रमिक का 4 गुना, दोनों में से जो भी क्या हो, कम हो। तो इस 25,000 को 5 लाख तक क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। पर ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि वो 5 लाख करना चाह रहे हैं कि 25,000। सर ऐसे प्रोविजन क्यों आते हैं? ये यहां पे भी आपने लिख दिया 10,000 से 1 लाख, यहां पे भी कह रहे हो कि 25,000 को बढ़ा के कितना किया जा सकता है? क्योंकि जो कानून बनाने वाले होते हैं ना, वो ये समझते हैं कि ये लोग जो आए हैं सरकारी पदों पे, ये बड़ी मेहनत करके आए हैं, कंपटीशन करके आए हैं, तो इनको स्कोप तो दें। ये स्कोप ही तो है। नहीं दिख रहा आपको स्कोप? आप तो सीधा कितना ठोकना पेनल्टी? 5 लाख। वो जोड़ेगा साहब, हाथ जोड़ेगा, सर थोड़ा कम करो, ला कम कर देते हैं। आपने 5 लाख की जगह कितना कर दिया? 25,000। एज पर लो काम किया है, आपके पास में पावर है। हमारे इनकम टैक्स में हर जगह लिखा हुआ है, इफ एओ डीम फिट, यदि असेसिंग ऑफिसर को क्या लगता है? उचित लगे। अब आपको ही मालूम उचित कब लगता है? तो कानून की लैंग्वेज ही ऐसी है, कानून में लिखा हुआ रहता है ऐसी।
अब हमारे मधुसूदन सर हैं, RSR JNFR पढ़ाते हैं, ठीक है, ये तो 6 साल में एक बार पढ़ाते हैं। ये कर्मठ कार्य करता है सरकारी, मतलब जो कर्मचारी होते हैं ना, कहीं तो ऐसे होते हैं आलसी, काम नहीं करते, मजे मारते हैं, ये कर्मठ कार्य करता है, मतलब सरकार की असेट्स हैं ये। तो बड़े बड़े SDM, कलेक्टर, ये अपनी फाइलें भेजते हैं इनके पास। जैसे आप जॉब में लग गए, मान लीजिए आपका कोई एरियर अटक गया, कोई रूल्स में कोई मामला अटक गया, तो ये उनके पास फाइलें आ गई, क्लियर करवाते रहते हैं। तो मेरे को एक दिन बता रहे थे, बोले यार मेरे पास पैसे की भी पेशकश आ जाती है, पर सर रिश्वत नहीं लेते 1 रुपए की भी। जो सर का ईमान है और हम बेईमान है, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। वो थोड़ा ईमानदारी से काम करने वाले आदमी है? क्या ब्राह्मण आदमी है, मैं बढ़िया आदमी हूँ, दोनों में फर्क है। उनकी इतना सा पेट है, मेरा पेट स्टार्ट इतने से हुआ था, रोज बढ़ता ही जा रहा है, तो थोड़ा फर्क है। तो बोलो यहां तक समझ में आ गया? जुर्माना कितना लगेगा? 25,000 या पारिश्रमिक का 4 गुना। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को कि इसका बढ़ा के कितना किया जा सकता है? आपको सिर्फ बढ़ा के किया जा सकता है, इसका मतलब क्या है? ये सरकार के ऊपर डिपेंड है, केस टू केस वेरी करेगा। मालूम है ये सब कब लगेगा आपके साथ? ये सब कब होगा आपके साथ? जब आपसे गलती हुई है। जब आपसे क्या हुई? एक तो होती है बच्चों गलती, और एक आदमी करता है जानबूझकर। तो अगर आप जानबूझ के करो तो भी यही जुर्माना लगाऊं? भाई आपने कानून का उल्लंघन किया, वो भी जानबूझकर। समझे कि नहीं समझे? जैसे आपको मालूम है रेड लाइट का मतलब होता है रुकना, पर आपने देखा पुलिस वाला तो है नहीं, चलो, तो जानबूझकर तोड़ना हुआ ना। तो ये सब चीजें कब थी? जब गलती हुई। इसी में मैं आगे क्या कह दूं, यदि अंकेक्षक ने उल्लंघन कैसे किया है बताओ? जानबूझकर। अंकेक्षक ने उल्लंघन क्या किया है? जानबूझकर किया है। याद करने का तरीका बताऊं अब? जानबूझकर किया तो डबल कर दो, जानबूझकर किया तो मामले को क्या कर दो? डबल कर दो। आप खुद कर दोगे या मैं करूं? बताओ क्या करूं डबल? वहां कितने थे? 25 थे ना? 25 का डबल बोलो, 50,000 रुपए। या बताओ यहां क्या था? पारिश्रमिक का डबल कर दो। हो गया याद? जानबूझ के कर रहे हो तो डबल, पारिश्रमिक का 8 गुना। दोनों में से जो भी क्या हो, कम हो, उतने का जुर्माना लगेगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये बात भी सही है कि सर ये कैसे मालूम चलेगा कि जानबूझ के किया कि अनजाने में हो गया? फैक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, मामला क्या है, परिस्थिति क्या है। इतना मामूली सा फैक्ट था, ऑडिटर ने जानबूझ के झूठा सर्टिफिकेट दिया है, वो तो तथ्य की बात है ना। और इसका कैसे मालूम चलेगी किसी ने मासूमियत से किया है कि जानबूझ के किया है? ये फैक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगेन यहां पर देखो, सरकार चाहे तो इस 50,000 के अमाउंट को बढ़ाकर कितना कर सकती है? देखो यहां 25,000 से बढ़ा के कितना किया था? 5 लाख। और यहां 50,000 से बढ़ाकर सीधा ही 25 लाख तक कर सकती है। ये उन सीए के ऊपर लगते हैं जो नीरव मोदी इनका साथ देते हैं, उनको सीधे ही 25-25 लाख रुपए देना पड़ता है। पर पारिश्रमिक का कितना? 8 गुना। दोनों में से जो भी क्या होगा? कम होगा। बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? अब एक बात और है, मान लो अगर ये क्या होती? साझेदारी फर्म। ये सीए की क्या है? पार्टनरशिप फर्म है। फॉर एग्जांपल जेके एंड कंपनी, और इसमें कितने पार्टनर हैं? JKG। तीनों कौन है? सीए हैं। समझ में आ रहा है? सारा कारनामा कौन कर रहा था? के और जी को तो खबर ही नहीं है। ऐसा होता है क्या? देखो मेरी जो सीए फर्म है, मैंने कभी नाम नहीं बताया कैमरे के सामने, मैं बताना भी नहीं चाहता कि प्रोफेशनल क्या है, मिसकंडक्ट है, क्योंकि इसे एडवर्टीजमेंट मान लिया जाता है। इसे मैं जानबूझ के एग्जांपल ये देता हूं, पर चलो आपको बता देता हूं।
मेरी फर्म का नाम है गुप्ता जसोरिया एंड एसोसिएट्स और दिल्ली बेस्ड फर्म है। जो हमारे मेन सीए हैं 1971 की फर्म हमारी, जबकि मैं खुद पैदा 1981 में हुआ था, पर 1971 की फर्म है, पुरानी फर्म थी, मैं भी जाके उसमें जुड़ गया। तो जसोरिया साहब है ना, जो हमारे जसोरिया साहब हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अब तो बूढ़े हो गए काफी, रिटायरमेंट ही मान लो। उनसे तो मैं आज तक मिला ही नहीं, मैं तो मिला हुआ ही नहीं हूं। वो दिल्ली बैठते हैं, मैं यहाँ जयपुर संभालता हूँ, हमारी एक ब्रांच अहमदाबाद में, वहां मुकेश जी बैठते हैं। और मजेदार बात देखो, हम 7 पार्टनर हैं हमारी फर्म में, 7 पार्टनर हैं, जिनमें से मैं सिर्फ 2 को जानता हूं, 5 से तो मैं मिला हुआ ही नहीं हूं। सर फिर आप काम कैसे करते हो? अपना अपना करते हैं काम, तो फिर पार्टनर काहे को बने हो सर? खुद का ही धंधा कर लेते। पार्टनरशिप करने में एक बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट है। किसी भी बैंक में ऑडिट लेने जाओ, बैंक वाले क्या कहते हैं? पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए, इतने पार्टनर होने चाहिए, इतनी पुरानी फर्म होनी चाहिए। नहीं, बैंक वाले ऑडिट ही नहीं देते। और बैंक ऑडिट तो सीए के लिए हथियार है। मतलब हमारी फर्म में 4 बैंक ऑडिट आ गई, एक ऑडिट से 20,000 रुपये महीना आ रहा है, 80,000 रुपये महीने की इनकम चालू हो गई। तो वो क्या करते हैं, हम लोग जो भी पार्टनर हमारा बैंक ऑडिट करता है, उससे हम लोग घर बैठे ही पैसे ले लेते हैं। जैसे वो दवाइयों की दुकान पे जाके देखा ना आपने, दवा की दुकान आप खोल सकते हो, क्या होना जरूरी है? एक बार जो भी दवा की दुकान पे बैठे उनसे पूछो कि तेरा बी फार्मा करा हुआ है क्या? पर लाइसेंस तो टांग रखा है, तो वो लाइसेंस किराए पे मिलता है। वैसे हमने भी लाइसेंस दे रखा है किराए पे, समझ में आ रहा है? तो ऐसे सब सीए में ऐसे ही होता है। अब देखो साहब, ये फर्म है, फर्म में 3 पार्टनर है, इन 2 को तो कानो कान खबर ही नहीं है क्या हो रहा है। सारी गड़बड़ कौन कर रहा है? जे। बताओ दायित्व किसका होगा? क्वेश्चन तो ये है, जुर्माना कौन भुगतेगा? जे भुगतेगी, के भुगतेगी, जी भुगतेगी, फर्म भुगतेगी। तो बच्चों, साझेदारी फर्म में दायित्व कैसे होते हैं? संयुक्त एवं पृथक पृथक, सबका दायित्व है, संयुक्त एवं पृथक पृथक। संयुक्त तौर पे भी उत्तरदायी हो, अलग अलग तौर पे भी उत्तरदायी हो, क्योंकि साझेदारी फर्म है। समझ में आ रहा है? सर इसका मतलब अगर दिल्ली में जसोरिया साहब कुछ खेल खेल गए तो यहां बैठे बैठे खेल जाओगे? बिल्कुल साहब, साझेदारी फर्म तो यही होती है। लेकिन इस नियम का एक अपवाद है। इस नियम का अपवाद ये है कि अगर मामला कौन सा है बताओ? आपराधिक। जैसे नीरव मोदी को भगा दिया साहब और उसके क्राइम में मिल गए, ये तो छोटी मोटी गलतियां थी। आपराधिक मामले में ये ध्यान रखना, केवल दोषी साझेदार ही क्या होगा? उत्तरदायी होगा। आपराधिक मामले में दोषी साझेदार ही उत्तरदायी होगा। बोलो, समझ में आ गई बात? ये सेक्शन पूरी समझ में आ गई क्या? क्लियर है यहां तक का? तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया और एक ही सेक्शन लर्न करने के लिए कहिए, कौन सी? धारा 147। अब बाकी की सेक्शन में पढ़ के सुना रहा हूं, आप याद करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, ज्यादा उसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। दोबारा समझो। अच्छा, ये तो आपके मोबाइल पे आ ही जाएंगे सब। तो बोलो बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? ये कौन सी सेक्शन कंप्लीट हो गई? 147। अब आपकी केवल एक सेक्शन बची, कौन सी बोलो? 148। तो आज मैं आपको 148 शुरू करवा रहा हूं, फिर बच्ची खुची चीजें जो है इसमें नोट्स में बच रही है वो बाद में करते हैं। पहले लास्ट सेक्शन करा रहा हूं, कौन सी? सेक्शन 148। इससे पहले एक बार 147 पढ़ के सुना देता हूं और ये जुर्माने का टॉपिक तो कंप्लीट करा देता हूं। देखो, धारा 147 के अनुसार कंपनी के अंकेक्षण से संबंधित प्रावधान का उल्लंघन करने पर जुर्माना। अगर कंपनी उल्लंघन कर रही है धारा 139 से लेकर 146 का, तो कंपनी को मिनिमम कितने की पेनल्टी लगेगी? 25,000। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5 लाख। लेकिन कंपनी के दोषी अधिकारी को 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना। अंकेक्षक गड़बड़ कर रहा है, धारा 139, 144 और 145, तो 25,000 या पारिश्रमिक का 4 गुना, दोनों में से जो भी कम हो, से दंडित किया जाएगा। और इस 25,000 की राशि को बढ़ाकर कितना किया जा सकता है? 5 लाख। लेकिन अगर अंकेक्षक ने उल्लंघन जानबूझकर किया है, और जानबूझकर कर रहा है इसका मतलब वो धोखा करना चाहता है, किसके साथ?
कंपनी के साथ, कंपनी के सदस्यों के साथ या लेनदारों के साथ, तो ऐसी स्थिति में सब चीजें डबल हो जाएंगी। 25,000 की जगह 50,000, 4 गुना की जगह 8 गुना, दोनों में से जो भी कम हो, और इस 50,000 को बढ़ाकर कितना किया जा सकता है? 25 लाख। और इतना ही नहीं बच्चों, आपकी जो फीस तय हुई थी वो भी वापस लौटानी है। देखो मैंने क्या लिखा है इसमें, एवं, मतलब ये तो लगेगा ही लगेगा, आपने जो फीस ली वो भी वापस लौटानी है। बोलो समझ में आ गया? तो फीस भी गई, जेल भी जाओगे, और ये सारे काम हो रहे हैं वो अलग। और अगर सामने वाले को जितना नुकसान हुआ है उतने की क्या करनी है? क्षतिपूर्ति। अब बताओ, नीरव मोदी कितने रुपए ले गया था? 11,000 करोड़। कौन देगा? सीए देगा। अब दे नहीं गा तो जेल में जाएगा, देना तो पड़ेगा। ये प्रावधान लेकिन तभी है जब सीए क्या कर रहा है? जानबूझकर। देखो क्या होता है, जितना बड़ा आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, जितना बड़ा प्रोफेशनल है आप बनते हो, उतनी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो डर भी लगता है, और इंसान से गलती भी होती है। बताओ होती नहीं होती? चाहे कोई भी आ जाए, तो गलती की इतनी बड़ी अगर सजा देने लगे आप, तो लोग सीए नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा भाई गलती पे तो चलो माफ कर देंगे, थोड़ा बहुत जुर्माना लगा देंगे, गलती की भी सजा तो है, पर हल्का फुल्का जुर्माना है, पर तुम तो कपट कर रहे हो, जानबूझ के धोखा दे रहे हो, तो फिर ये सब तुम्हारे साथ होगा। और इतना ही नहीं है, तुम्हारे से भरपाई करवाने के लिए एक सरकारी अधिकारी अपॉइंट होगा, और वो इन सबकी क्या करवाएगा? क्षतिपूर्ति करवाएगा, इन सबकी क्षतिपूर्ति करवाएगा, और सरकार को रिपोर्ट देगा वो अलग। समझ में आ रहा है? फर्म के मामले में दायित्व कैसे होंगे? संयुक्त तौर पे भी और पृथक पृथक। लेकिन अगर आपराधिक मामला है तो दोषी साझेदार व्यक्तिगत तौर पे क्या होगा? उत्तरदायी होगा। ये समझ में आ गया? मेन धारा तो ये है, कौन सी? 147। अब मैं इसको स्टार्ट से लेता हूं, अब खाली पढ़ पढ़ के सुना रहा हूं, आप भी इसमें ज्यादा घुसने की कोशिश मत करना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ही धारा है जो आपको लर्न करनी है। अब हम 2013 के तहत मैंने क्या किया, कंपनी एक्ट पूरी जो 470 धाराएं थी उसको डाउनलोड किया, कंपनी एक्ट को फिल्टर मारा, कंट्रोल F, और क्या लिख दिया? ऑडिटर। जहां भी ऑडिटर का नाम आया, पेनल्टी आई, सारी सेक्शन की एक लिस्ट बना ली। तो इससे बियॉन्ड तो आ ही नहीं सकता। जहां भी कंपनी एक्ट में ऑडिटर का नाम था मैंने सब लिख दिया। देखो स्टार्ट करते हैं धारा 34 के अनुसार। सेक्शन 34 क्या कहती है? प्रविवरण के संबंध में आपराधिक दायित्व। अगर आप इतना भी ध्यान रख लोगे काफी है। प्रविवरण के संबंध में आपराधिक दायित्व। और धारा 35 क्या कह रही है? प्रविवरण के संबंध में दीवानी दायित्व। आपराधिक और दीवानी दोनों दायित्व आप समझ ही चुके हैं। तो धारा 34 और 35 दोनों बताओ किससे रिलेटेड है? प्रविवरण। प्रविवरण को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोस्पेक्टस, और ये आप मेरे से बीओ में पढ़ चुके हैं, याद है? बताओ क्या होता है जी प्रविवरण? थोड़ा खुल के समझाओ। आप ऐसे मान लो आप टीचर हो, मैं स्टूडेंट हूं, अब समझाओ मुझे, ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा मुझे। कंपनी का क्यों करेगा विज्ञापन कंपनी? जब भी कंपनी क्या कर रही है? जनता में अंशों का निर्गमन करे, मतलब जनता से पैसे लेने हैं आपको, और उसके लिए आप अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। क्या अपने बारे में बताना पड़ेगा या नहीं बताना पड़ेगा? साहब बिना बताए तो कोई पैसे देने वाला है नहीं। जाहिर सी बात है कि आप, कंपनी ये कह रही है कि मुझे पैसे देना, तो आप क्या कहोगे कंपनी को? भाई तुम कौन हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, और हमारे पैसों का करोगे क्या, और फिर हमें वापस कैसे लौटाओगे? क्योंकि आप लोग कौन हो? निवेशक। तो निवेशक के क्वेश्चन तो बनते हैं। तो आप कहीं भी पैसा लगाओगे तो ये तो आपके क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते? बताओ बनते हैं। अब कंपनी प्रविवरण में झूठ बोलेगी। झूठ बोलते ही दोनों दायित्व उत्पन्न होंगे, दोनों होंगे, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि ये लग गई तो ये नहीं लगेगी, दोनों लगेंगे। कौन कौन से? आपराधिक भी और दीवानी दायित्व में क्या होता है? क्षतिपूर्ति और जुर्माना, और आपराधिक में जेल,
तो ऑडिटर के साथ दोनों होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? एक बात समझ में नहीं आई, एक बात समझ में नहीं आई कि प्रविवरण जारी कौन करता है? तो ऑडिटर का क्या रोल आ गया? ऑडिटर के ऊपर जुर्माने क्यों? यही पूछना चाह रहे थे? मुझे मालूम था। आप तो मन में सोच लो बस और मेरी तरफ देख लो, यूं बोलने की जरूरत नहीं है आपको। मुझे मालूम है कि लोग क्या पूछेंगे, क्योंकि मिये की दौड़ मस्जिद तक है। हम शादीशुदा लोग हैं, चेहरा पढ़ना जानते हैं। बस आपके मन में कोई विचार आ जाए, मेरी तरफ देख लो, मैं समझ जाऊंगा। इसके मन में जो बात आई, बात सही भी है कि सर प्रविवरण तो कंपनी जारी करती है, झूठ बोलेगी कंपनी बोलेगी, और आप जुर्माने किस पे पढ़ा रहे हो? अंक एक पे। तो बताओ अंक एक पे जुर्माना क्यों लगा? इसकी मैं कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार मैं और मेरी बीवी, अब देखो उसके बिना मैं चल नहीं सकता है ना। अभी 2-4 बार मेरे साथ ऐसा हो गया। ये मैंने मनीष को बोला भी था, यार मेरी यूट्यूब पे वीडियो मत डाल। बोले यार मजा नहीं आएगा तेरी वीडियो बिना, यूट्यूब पे डाल देता हूं। मैंने कहा समझा कर यार, यूट्यूब तेरे और मेरे कंट्रोल में नहीं है, पब्लिक कोई भी चला सकती है। मेरी बीवी ने सुन लिए 2-3 वीडियो, समझ रहे हो? हाँ, तो खैर जो मेरे साथ हुआ वो तो हुआ। आपको मैं बता रहा था कि मैं और मेरी बीवी दोनों बैठे हुए थे और टीवी पर एक ऐड आया। किसका? गोविंदा का। गोविंदा ने एक ऐड दिया, पता नहीं कैसे क्या, वो एक काला सा चेहरा लेके आया पहले, और क्या बोलता है, पहले मैं बहुत काला हुआ करता था, फिर मिली मुझे मी ग्लो क्रीम, मेरी काया ही पलट गई। फिर दूसरा उनकी फोटो दिखाई, एकदम गोरा चिट्टा और पहले एकदम काला। बस मेरी वाइफ तो इतना देखते ही प्रभावित हो गई, बोला मुझे ये क्रीम चाहिए। मैं कहा देख ये सब फालतू बातें हैं। बोला फालतू तो तुम हो। बोला गोविंदा बोल रहा है और ये फालतू बोल रहा है। बोले ये इतना बड़ा स्टार है, ये झूठ नहीं बोलेगा। मैं कहा ये विज्ञापन कर रहा है भाई, ये विज्ञापन कर रहा है, इसको माल बेचना है, इसको ही बोलने के पैसे मिल रहे हैं, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? बोला नहीं मुझे क्रीम चाहिए। अब ये त्रिया हट है ना बेटा, त्रिया हट जानते हो? त्रिया मतलब स्त्री और हट मतलब जिद। इससे दुनिया में कोई नहीं पार पा पाया है। मैं आपको बताऊं शंकर भगवान भी हार गए थे। एक बार की बात है, सुनाई थी स्टोरी। कुछ फिल्में लोग रिपीट देखते ही हैं। तो साहब एक बार की बात है, शंकर भगवान पार्वती जी और गणेश जी के साथ सपरिवार पिकनिक पे निकले। हवाई यात्रा थी, तीनों निकल रहे थे। तो साहब पार्वती जी की नजर नीचे घने जंगल में पड़ी। तो नीचे जंगल में उन्होंने क्या देखा कि 3 लोग, कौन कौन? हस्बैंड, वाइफ और उनका एक बच्चा, शंकर भगवान के पुजारी, असीम भक्त, शंकर भगवान की तपस्या में लीन, लेकिन फटे हाल, गरीब, एकदम बेचारे मजबूर जैसे। पार्वती जी को बड़ा अजीब लगा। बोले प्रभु ये कैसी माया है, आपके भक्त इतने बेकार हालत इनकी, आपकी कृपा नहीं हो रही। तो शंकर भगवान ने कहा देख पार्वती, पिकनिक पे आए हुए हैं, छुट्टियों के आनंद खराब मत कर। सैटरडे संडे मिलता है उसमें तू पढ़ाने आ रही है, आनंद ले, इसके भाग्य में कुछ नहीं लिखा, ये ऐसे ही रहेंगे। पार्वती फिर कंफ्यूज। बोले तीनों लोक के देवता जो एक आंख खोल दें तो संपूर्ण सृष्टि में प्रलय आ जाए, वो कह रहे हैं इनके भाग्य में कुछ नहीं लिखा। बोले नहीं, आप अब भी के अब भी जाओ और इन्हें वरदान दे के आओ। अब शंकर भगवान बेचारे समझ गए त्रिया हट, मानेगी है नहीं, इसको प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा। शंकर भगवान गए नीचे। शंकर भगवान का एक उसूल है, दूसरों के काम में दखल अंदाजी नहीं करते। वर्मा जी के लिखे हुए लेख को शंकर जी कभी नहीं मिटाते। तो शंकर भगवान ने अपना दिमाग लगाया,
गए तो साहब सबसे पहले उन तीनों में से जो स्त्री थी ना, उसको बोलते हैं शंकर भगवान कि बस मैं तेरी इस पूजा अर्चना से बहुत खुश हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। अब औरतों को क्या चाहिए? उनका भगवान मुझे इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री बना दो। भगवान के लिए तो 2 मिनट का काम था। भगवान ने चुटकी बजाई और वो साहब गजब की सुंदर स्त्री बन गई। इतने में उधर से कोई एक राजा जा रहा था, उसने देखा इतनी सुंदर स्त्री और इस फकीर के साथ। उसने, राजा ने ऑफर दे दिया कि बन जा मेरी रानी, तुझे महल दिला दूंगा, छोड़ इसको। तो वो भी साहब उसके साथ होली कि इस फकीर के साथ तो जिंदगी खराब होनी है, राजा की रानी बनूंगी, महलों में रहूंगी, वो उसके साथ होली। देखो हम इंसानों को, हम लड़कों के साथ एक प्रॉब्लम है, चाहे कुछ ही कर लो, मार लो, पीट लो, पर बेवफाई नहीं चलेगी। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये बनी हुई सी बात है ना। तो साहब शंकर भगवान ने मौके का फायदा उठाया, सामने वाला आग बबूला हो रखा था, उसको बोलते हैं बोल वत्स तुझे क्या चाहिए। आदमी क्रोध में अपना विवेक खो बैठता है। उसने कहा भगवान जो अभी मेरी औरत गई है ना, उसे सुअर बना दो। भगवान ने चुटकी बजाई और वो तुरंत क्या बन गई? सुअर बन गई। अब राजा तो प्रेम का पुजारी तो था नहीं, रूप का पुजारी था। उसने कहा सुअर कहां से? बोला भाग यहां से। उसको रवाना कर दिया। अब शंकर भगवान गए उस बेटे के पास कि बोल बेटा तुझे क्या चाहिए? अब बच्चों को क्या चाहिए? माँ बाप चाहिए। बोला प्रभु मेरे माँ बाप जैसे थे ना वैसे लौटा दो। शंकर भगवान ने फिर चुटकी बजाई, आ गई। फिर पार्वती को कहते हैं बोल पार्वती 3 वरदान दिए, तीनों लोक मांग सकते थे, ये वहीं की वहीं है, इनके भाग्य में लिखा ही नहीं है, मिलेगा कैसे? तब पार्वती के कंसेप्ट क्लियर हुए और तब जाके मेरे प्रविवरण की स्टोरी समझ में आई कि साहब प्रविवरण में वर्णन जो होते हैं वो कंपनी करती है, पर ऑडिटर जो काम करता है वो धारा 26 के तहत किसके रूप में करता है? एक्सपर्ट के रूप में। वहां पे कुछ चीजें लिखी रहती हैं कि साहब इस प्रविवरण में दिए गए सभी कथन क्या है, मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है, और ऑडिटर के क्या होते हैं उसमें साइन होते हैं। तो अगर किसी ऑडिटर ने एज एन एक्सपर्ट काम किया है और उन प्रविवरण में क्या थे? मिथ्या वर्णन थे, तो ये उसका आपराधिक दायित्व भी आ गया और ये उसका क्या आ गया? समझ में आ गया। और अब आपको याद करने का एक तरीका बताता हूं। पूरे कंपनी एक्ट में जहां भी आपको लगे कपट हो रहा है, क्या लगे? बेईमानी कर रहा है, कपट कर रहा है, तो एक धारा लगा देना 447। और 447 क्या है ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। बताओ 447 में क्या है? 6 महीने से लेकर 10 साल तक तो अंदर, और घोटाले की राशि से लेकर घोटाले की राशि के 3 गुना तक का जुर्माना, और दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जहां भी आपराधिक मामला हो, कपट का मामला हो, तो कौन सी धारा के तहत दंडित कर देना। और ये बात किसमें लिखी हुई है? 34 में। तो आपको अगर याद ही करनी है तो ध्यान रखना, प्रविवरण का आपराधिक दायित्व धारा 34 में, प्रविवरण का दीवानी दायित्व धारा 35 में, प्रविवरण में अंकेक्षा का दायित्व क्यों आ रहा है? एज ए एक्सपर्ट के रूप में काम करते हुए। समझ में आ गया? दीवानी दायित्व होगा तो जो भी हानि हुई है उसकी क्या करेगा? क्षतिपूर्ति। आपराधिक दायित्व आ रहा है तो धारा 447 के तहत अंदर जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? कोई कंफ्यूजन किसी को? आगे बढ़ूं तो ये धारा 34 और 35 के बाद में धारा 36, ये समझना बच्चों। देखिए मेरे पास में बहुत लोग आते हैं, मैंने बहुत राय भी दी है, और मैं मेरे पापा में और मेरे में अंतर बताता हूं। मेरे पापा जो हैं बहुत ही मेहनती, मैंने मेरे जीवन में आज तक उनके जितना मेहनती इंसान नहीं देखा। 72 ईयर के हो गए, आधी टाइम बीमार रहते हैं, खांसी रहती है, कभी क्या हो जाता है। जब मैं सुबह उठता हूं ना 6 सवा 6 बजे,
तब तक तो नादो के दुकान पे बैठे मिलते हैं, और शाम को जाके मैं ही कहता हूँ पापा को कि पापा दुकान मंगल कर दो, खाना खा लेते हैं। बोले यार रुक, कभी ग्राहकी का टाइम है। तो मैंने कहा कौन सी ग्राहकी है? अरे किसके लिए कर रहे हो? मैं कमा रहा हूं ना। बोले यार तू तेरा सोच, मेरा तो फ्यूचर है। कमाल है यार। अरे अब कौन सा फ्यूचर बाकी रह गया? बच्चे सारे ब्याह दिए, पढ़ लिख लिए, आपको कमाने की टेंशन ही। पर नहीं, हम बड़ियों के साथ एक सिद्धांत है कि मर जाएंगे, प्राण जाए पर पैसे ना जाए। जब प्राण का क्या है, पुनर्जन्म ले लेंगे। तो हम लोग क्या है, पैसों को गठरी बांध के रखते हैं। तो मेरे पापा वैसे ही हैं, बहुत मेहनती, पूरी जिंदगी कमाया। लेकिन मैंने पापा से एक बात पूछी कि पूरी जिंदगी कमा के कर क्या लिया? क्या किया मालूम उन्होंने? हम बच्चों की शादियां कर दी, पढ़ा लिखा दिया, और ले दे के जो जयपुर में मेरा मकान है ना, वो खरीद पाए थे बस। जिस मकान में मैं रहता हूं वो मेरा नहीं है, मेरे पापा का खरीदा हुआ है। ये कर पाए बस, समझ लो। और मेरे पापा ने जितना पूरी जिंदगी में किया ना, वो मैंने 4 साल में कर दिया, सिर्फ 4 साल में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं मेरे पापा से बेटर हो गया, उनमें और मेरे में एक ही फर्क था कि पापा सिर्फ कमाते थे, उनको ये मालूम नहीं था कि इस कमाई को कहां लगाएं, कहां निवेश करें। तो मेरे पापा मालूम है क्या करते थे? बैंक में जाके एफडी कराए थे, पोस्ट ऑफिस में जाके आरडी करवा लेते, एक एमआईएस स्कीम चलती थी, मंथली इनकम स्कीम, वो करवा लेते, केबीपी चलते थे, केबीपी किसान विकास पत्र, वो करवा लेते, जिसमें 8 साल में धन दुगना। गांव में इतनी जानते हैं लोग। और हद मार के थोड़ा सा और दौड़ लिए तो सदाबहार एलआईसी की पॉलिसी करा लो। मैं कहा ये सारे हथकंडे तो महाबेवकूफ लोग करते हैं, इनमें कोई कमाई होगी? इनका रिटर्न ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा? 6%। 6% पर एनम से ज्यादा ये रिटर्न नहीं देंगे। 6% से तुम पैसे वाले बन जाओगे? 6 नहीं, 36 ये। आप मेरे को 1000 रुपये महीना दो, सिर्फ कितना देना आपको? 1000 रुपये मंथली इंटू 12, कितने में बोलो? 12,000 इंटू 20 साल तक देना मेरे को। कितने दोगे? 2,40,000। 1 करोड़ ले जाना मेरे से, 1 करोड़ रुपए। और बोलो, और मैं तो कर रहा हूं, और मैंने तो रिजल्ट दिए हैं लोगों को, हमने तो किया है ऐसा। अब बताओ, 1000 रुपये तो बेरोजगार भी बचाने को तैयार हो जाए। अच्छा ले लो, सही सही बताओ, मैंने बात कही, मन में कुछ चला? आई क्या मन में कोई बात? सही सही बताओ, आई? आई कि नहीं आई? कोई शादीशुदा इसकी तो नहीं थी कि यार 1000 रुपये तो बचा ही लूंगा सर जी। 1000 रुपये में ना कोई बड़ी बात है नहीं है। और अच्छा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, इतना पैसा मैं कमा के दूंगा आपको, एक दिन में नहीं दूंगा, 20 साल में, पक्की बात है, इतना कमा के दूंगा। तो सर हमें भी चालू करवा दो, उसकी फीस लेता हूं। सर कितनी ले लोगे 20 साल में? 2,40,000 रुपये, 50,000 ले लोगे फीस, और क्या है? ऐसे और कितने की ले लूंगा फीस? 2 नब्बे पड़ गया हमारे, फिर भी 1 करोड़ है, घाटे का सौदा नहीं है। क्या लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करते या नहीं करते? देखो ये हमारी पोस्ट ही ऐसी है, लोग जानते हैं कि यार इनको इन चीजों का नॉलेज है, ये जानते हैं इन चीजों को। और झूठ नहीं बोल रहा। आप अगर ये सोचते हो कि सर तो ऐसे ही काल्पनिक है, काल्पनिक कहानियां होती हैं। व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं वो काल्पनिक कैसे होंगे? ये लो, आज मॉर्निंग का ही मैसेज है, ये देखो, ये एक बच्ची ने मैसेज किया है मेरे को, अभी अभी मॉर्निंग में किया है। क्या मैसेज किया था? ये वाला, सर मेरा हेलो सर, ये इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? मतलब इसमें कोई अपना कैरियर बनाना चाहे तो। मैसेज कर दिया एक बच्ची ने, ये फील्ड अच्छा है या नहीं है? तो मैंने इसको जवाब दिया, वो कॉलिंग करके ऐसे। फिर इसने कहा सर मेरा कजिन जो है वो डेली के 10-15 हज़ार रुपये कमा रहा है, फ्यूचर में भी कमाएगा क्या? ऐसा करके वो कुछ जानना चाह रही थी।
समझ रहे हो? तो ऐसा मतलब लोग पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि लोग हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं? ट्रस्ट कर रहे हैं। अब मैं अगर इस ट्रस्ट को तोड़ दूं तो मुझे आपके 1 करोड़ से मतलब ही नहीं है, मुझे तो ये डकारने हैं। कैसे भी लोग हैं। हाँ, आपके दुख दर्द से मुझे क्या मतलब है? मुझे तो मेरे दुख दर्द पूरे करने हैं। तो साहब, अगर अंकेक्षक जानबूझकर ऐसा कर रहा है, देखो अनजाने में मेरे से भी गलती हो सकती है, मेरी भी ओपिनियन चेंज हो सकती है, जानबूझकर कपटपूर्ण तरीके से कंपनी के अंशों में निवेश के लिए उकसाता है। और देखो, अगर मैं उकसाऊं तो इजी वे में क्या आ सकता है बताओ? आप लोगों को मालूम है क्या LIC जो सरकारी कंपनी है कितना कमीशन देती है? अरे गाय का 8%, 35% पहले प्रीमियम में। अगर आपने LIC पॉलिसी कराई, 10,000 रुपए का प्रीमियम भरा, 35% अगले के अकाउंट में आएगा फर्स्ट में ही। और पूरे 15 साल की पॉलिसी में 100% आएगा। अगर आपने लाख रुपए प्रीमियम भरे ना तो एजेंट को लाख रुपए मिलेंगे। और ये तो LIC की कहानी है, अब प्राइवेट की सुनो। मेरे पास ऐसे ऐसे ऑफर हैं, मैक्स लाइफ वाले, PNB मेट लाइफ वाले, बजाज अलायंस वाले रोज ऑफिस में आते हैं, सर एक पॉलिसी करवा दो सर, 5 लाख की पॉलिसी करवा दो, सिंगापुर ट्रिप फ्री, और 5 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे। एक पॉलिसी कराऊं, 5 लाख सीधे अकाउंट में है मेरे। पर मैंने आज तक नहीं करवाई। क्यों? क्योंकि जब क्लाइंट का पैसा डूबता है ना, तो फिर वो ठगा सा महसूस करता है। और ठगा सा महसूस करता है तो ये जो विश्वास था ना हमारा, वो 2 मिनट में क्या हो जाएगा? खत्म। तो बताओ ये कपट हुआ कि नहीं हुआ? भाई लोग तो विश्वास कर रहे हो, तुम उनके साथ 420 कर रहे हो, तो कपट आते ही कौन सा दंड? समझ में आ गया क्या? धारा 36 क्लियर मानू? 147 में आपको पढ़ाई चुका हूं। 147 के बाद में धारा 336, देखो कंपनी समापन में जा रही है। समापन समझ गए? कंपनी का क्या होने जा रहा है? वाइंड अप। वो एक मारवाड़ी में कहावत है कि लोग मरे का भी माल खाए थे, तभी तो सरकार ने मृत्यु भोज बंद किया। कह रहे कोई मर गया तुम वहां पे झीमने जा रहे हो। चल रहा है, अब तो काफी हद तक बंद हो गया कि सब मर गए लोग और फिर भी खाने जा रहे हो। कंपनी तो मरने जा रही है, समापन में जा रही है, और ऑडिटर खातों में वो देख रहा है बहती गंगा में डुबकी लगा लो, कंपनी तो डूब ही रही है, कुछ अपना ही बना लो। तो ये भी कपट है। लेकिन इसके लिए जो दंड है वो 3 से 5 साल की जेल है, और का मतलब प्लस 3 से 5 लाख तक का क्या है? जुर्माना। तो इसका हिंट ध्यान रखना, समापन में जा रही कंपनी के खातों में जालसाजी करने पर। ये चीज क्लियर है? और एक सदावार सेक्शन, कौन सी? 447 पहले ही पढ़ा चुका हूं। अगर ऑडिटर कपट का दोषी पाया गया तो अंदर जाएगा कितना? 6 से 10 साल। और ये भी ध्यान रखना, यहां पे क्या लिखा है? तथा मतलब प्लस, जेल तो जाएगा जो जाएगा ही। इसके अलावा घोटाले की राशि से, घोटाले की राशि के 3 गुना तक का दंड मिलेगा। और ये तो तब है जब मामला जनहित से जुड़ा हुआ नहीं हो। और अगर पब्लिक के साथ कपट किया है, जनहित से जुड़ा हुआ है, तो ये जो मिनिमम 6 महीने थे ना, ये 6 महीने को बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? तो बताओ फिर जनता को ठगा तो प्रोविजन क्या हो जाएंगे? 3 वर्ष से 10 साल की जेल, घोटाले की राशि से लेकर घोटाले की राशि के 3 गुना तक। घोटाले की राशि से आएगा, ये कोमा हटा देना, घोटाले की राशि से घोटाले की राशि के 3 गुना तक। यानी ये सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा, जितने का फ्रॉड हुआ उतना तो देना ही है। सरकार चाहे तो 3 गुना भी ले सकती है। यानी नीरव मोदी ने 11,000 करोड़ का फ्रॉड करा है, 11,000 करोड़ तो है ही, सरकार चाहे तो 33,000 करोड़ ले सकती है, 3 गुना तक। बोले ये समझ में आ गया क्या? और नेक्स्ट धारा 448, ये कह रहा है अगर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में झूठे विवरण दे दे, झूठी रिपोर्ट दे दिया आपने बना के, तो बताओ ये भी कपट है कि नहीं है? तो कपट है तो वही दंड, कौन सा? 447। ये बात समझ में आ गई क्या?
अच्छा देखो, इंसान से एक बार गलती हो जाएगी, समझ में आता है, तुम तो बार बार गलती कर रहे हो। मेरे साथ एक वाकया हुआ था, मैं बताऊं। एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने मेरे को रेड लाइट पे पकड़ लिया, मैंने रेड लाइट क्रॉस कर दी थी, ध्यान नहीं दिया, निकल गया, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। फिर उसने कहा बेटा रेड लाइट क्रॉस कर दिया, चालान कटेगा। मैं कहा साहब ये क्यों, रिश्वत देने में तो मास्टरी हासिल है मेरे को। मैं कहा सर क्या, छोड़ो इनको। मैंने उसको 100 रुपये पकड़ाए। उसने कहा अरे 1000 रुपये का चालान हो गया आज की डेट में, 100 रुपये में नहीं होगा काम। उसने मेरे से 500 रुपये मांगे, मैंने 200 करे। बोले देख 100-200 दूंगा ना तो तू अगली बार फिर लाइट तोड़ेगा, तेरे को दर्द होना चाहिए थोड़ा सा, ताकि तू अगली बार लाइट नहीं तोड़े। तो क्या होता, आदमी को एक बार दंड दिया, तुम पहली गलती थी, मामूली सा दंड दे दिया। लेकिन अगर आदमी 3 साल के अंदर अंदर उसी गलती को क्या करता है, रिपीट कर देता है, तो धारा 451 क्या कहती है, अब तक जितने भी आपने जुर्माने दंड पड़े उन सबको क्या कर लेना, जेल तो वही रहेगा, जेल तो जो है वो है ही, जुर्माने की राशि क्या कर देंगे, दुगनी कर देंगे। जेल तो अपनी जगह है जो है ही, जुर्माने की राशि को क्या कर दिया जाएगा, डबल कर दिया जाएगा। बोलो यहां तक की बात समझ में आ गई। नेक्स्ट सेक्शन है 452 के अनुसार। अब देखो, अगर ऑडिटर ने कंपनी की संपत्ति को नगद सहित क्या कर लिया, अपने अधिकार में रोक लिया, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक अंकेक्षक ने कंपनी की लेखा पुस्तकों पर ग्रहणाधिकार कर लिया, और वो भी कैसे, अवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से, तो बताओ कितना जुर्माना लगेगा। तो पहली बात तो आपको ग्रहणाधिकार करना ही नहीं चाहिए, और अगर आपने गलत तरीके से कंपनी की कोई संपत्ति ऑडिटर ने अपने कब्जे में ले ली तो बच्चों से 1 लाख से लेकर कितने तक का जुर्माना लगेगा, 5 लाख तक का, और कोर्ट चाहे तो उसे 2 साल की जेल भी दे सकती है। समझ में आ गया। तो ये पेनल्टी की टोटल मैंने 11 सेक्शंस आपके सामने लिखी हैं। एक क्वेश्चन पक्का है, 99% चांस सेक्शन 147 और 447 के। यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद में कंपनी ऑडिट में नेक्स्ट टॉपिक आता है कौन सा, वाद विवाद और निर्णय। ये आज आपका एक मैं होमवर्क दे रहा हूं, पढ़ के आना, कल करेंगे इसको। अभी मैं कॉस्ट ऑडिट शुरू करवाने जा रहा हूं। वाद विवाद और निर्णय को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक आपराधिक मामलों में और एक दीवानी मामलों में। इसका एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, ये 100% है, ये 100% गारंटेड है कि एक क्वेश्चन आएगा। आएगा कैसे वो सुनो। अंकेक्षक को ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए, यह कथन किस वाद विवाद में बताया गया। अंकेक्षक रखवाली करने वाला कुत्ता होता है, ना कि भौंकने वाला कुत्ता, काटने वाला कुत्ता नहीं होता। यह कथन किस वाद विवाद में बताया गया। अंकेक्षक को शंकाशील नहीं होना चाहिए, अंकेक्षक जासूस नहीं होता, अंकेक्षक मूल्यांकन करता नहीं होता। ऐसे शब्द आपके सामने आएंगे और आपसे क्या पूछेंगे, केस स्टडीज। सर केस स्टडीज तो हिंदुस्तान में बहुत सारी होंगी, तो हम कितना याद करें। तो बच्चों जो मैंने नोट्स में लिखा है ना, उससे बाहर कुछ नहीं पूछेंगे। सर आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हो। देखो पहली बात तो आज तक एग्जाम में जितने भी केस स्टडी आई हैं वो सब इसमें कवर है। प्लस मैं सीए फाइनल में ऑडिटिंग पढ़ाता हूं, तो वहां पर एक चैप्टर है लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, और वो पूरे चैप्टर में केस स्टडी दी हुई है, और वो सारी मैंने इसमें कवर कर ली। समझ लो। तो अब इसमें क्या समझाने लायक तो मेरे पास में कुछ है नहीं। अब लंदन और जनरल बैंक मामले में ये कहा गया था कि अंकेक्षक को कैसा व्यक्ति होना चाहिए, तो ये रटने की चीज ज्यादा है, इसलिए ये आपका एक बार आज क्या है, होमवर्क है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक कौन सा शुरू करेंगे, कॉस्ट ऑडिट। चलो एक बार स्टार्ट करता हूं। आखिरी धारा है आपकी, और ये चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था ऑडिट का, कंप्लीट होने वाला है। धारा 148, इसका नाम क्या है, देखो, लागत अंकेक्षण, कॉस्ट ऑडिट, लागत अंकेक्षण, कॉस्ट ऑडिट। सिर्फ और सिर्फ एक धारा पढ़ रहे हैं अपन, धारा 148। इसके अलावा सरकार ने इसके रिगार्डिंग कंपनी
कॉस्ट अकाउंट्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 भी जारी किए हैं। तो हम इसमें केवल दो चीजें पढ़ेंगे, धारा 148 और कंपनी कॉस्ट अकाउंट्स एंड ऑडिट रूल्स 2014। क्लियर है? तो आपके एग्जाम में इस पे बहुत ज्यादा चांस नहीं है क्वेश्चन पूछने के, कोई बाई चांस आएगा छोटा मोटा, क्योंकि आपके कोर्स में अलग से कॉस्ट ऑडिट लिखा हुआ नहीं है, पर कंपनी ऑडिट तो है। और ये कंपनी ऑडिट की क्या है? धारा है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये कॉस्ट ऑडिट अलग से होती है? तो अभी जो आप पढ़ रहे थे अब तक कंपनी ऑडिट, वो अलग है और ये अलग है। बिल्कुल ये दोनों क्या है? अलग अलग है। कंपनी ऑडिट अलग है और कॉस्ट ऑडिट अलग है। समझ लो, कॉस्ट ऑडिट क्या अनिवार्य है? जैसे प्रत्येक कंपनी को ऑडिट करवाना क्या है? अनिवार्य। वो तो कंपनी ऑडिट थी। क्या कॉस्ट ऑडिट भी अनिवार्य है? नहीं, कॉस्ट ऑडिट सबके लिए अनिवार्य नहीं है। तो सर किसके लिए अनिवार्य है? ये किसने तय किया है? केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने क्या किया? कुछ रूल्स बनाए। रूल का नाम क्या रखा? और इसमें कंपनियों का एक क्राइटेरिया दे दिया कि इतने टर्नओवर वाले, इतना ये काम करने वाले, इनको क्या करानी पड़ेगी? कॉस्ट ऑडिट करानी पड़ेगी। तो कॉस्ट ऑडिट का मामला सब में नहीं आता, कुछ एक में ही आएगा। सरकार को क्या पड़ी है जी कॉस्ट ऑडिट कराने की? बताओ, सरकार को क्या पड़ी है? देखो साहब, जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो वो लोग मैच को मैच की भावना से नहीं देखते, ऐसे देखते हैं जैसे कोई युद्ध हो रहा हो। तो इससे बेचारे जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर भी प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि यार हार गए तो जूते मारेंगे लोग। जब ये तो खेल है, हार भी जाए जीत भी जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सबके मन में एक भावना है कि पाकिस्तान को खत्म कर दो। और मोदी में तो कूट कूट के भरी है, अंदर घुस के मार के आ रहा है। समझ रहे हो? तो मोदी जी ने गांधी की भी भक्ति करी है कि बिना हथियार चलाए इसको खत्म कर देते हैं। तो कूटनीतिज्ञ विदेशों से मदद मिलाना क्या कर दिया? कम। आज पाकिस्तान की हालत ये है, 250 रुपए लीटर का तो पेट्रोल है, अब तो और महंगा हो गया, 265 लीटर का पेट्रोल। और अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो 5 साल बाद में अपने को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 5-7 साल में अपने को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको, वो खुद ही मर जाएगा। आपस में मार लेंगे आपस में। समझ रहे हो? ये हालात क्यों हुए वहां के? ये हालात क्यों हुए? सस्ता क्यों नहीं बेच रहे? महंगा क्यों बेच रहे? देखो, कोई भी आदमी अगर कोई प्रोडक्ट बेचेगा तो अपनी लागत से कम बेचेगा कि ज्यादा बेचेगा? महंगाई को कंट्रोल करना है तो लागत को क्या करो? कंट्रोल करो। तो बताओ, लागत अंकेक्षण क्यों किया जाता है? लागत अंकेक्षण क्यों किया जाता है? लागत को नियंत्रित करने के लिए। और ये जिम्मेदारी किसकी? ये जिम्मेदारी है सरकार की। इसलिए सरकार कॉस्ट ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट लेकर आई है वो कंपनी के हिसाब से नहीं है, प्रोडक्ट के हिसाब से है। किसके हिसाब से है? यानी कि आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी कौन सा प्रोडक्ट बना रही है। अगर मान लीजिए कंपनी सिगरेट बनाती है तो सरकार कहती है खूब रेट बढ़ाओ, खूब टैक्स लगाओ। लेकिन अगर कोई कंपनी आटा बना रही है, ठीक है, मिर्च मसाले बना रही है, तो सरकार चाहती कि कंट्रोल हो। कारण ये तो जीवन की अनिवार्यता है। तो ऐसे कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स को ही इन्होंने कॉस्ट ऑडिट के लिए मैंडेटरी किया। तो क्या सर इसमें अलग से ऑडिट होती है क्या? अलग पॉइंट की ऑडिट होती है क्या? बताओ। बिल्कुल होती है, क्योंकि अब तक जो आप ऑडिट कर रहे थे वो कर रहे थे वित्तीय लेखों की। किसकी कर रहे थे? और यहां किसकी ऑडिट होगी? लागत लेखों की। तो कॉस्ट ऑडिट किसका अंकेक्षण है? लागत लेखों का अंकेक्षण है। कॉस्ट ऑडिट किसका अंकेक्षण है? बताओ। लागत लेखों का अंकेक्षण। कॉस्ट रिकॉर्ड्स की ऑडिट है। किसकी ऑडिट है? बोलो। कॉस्ट रिकॉर्ड्स की ऑडिट है।
सर लागत लेखे अलग होते हैं और वित्तीय लेखे अलग होते हैं। अलग होते हैं क्या बताओ? कैसे? चलो मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। ये जो मार्कर देख रहे हो, ये बनाया गया है या बन गया अपने आप ही? समझो ना, ये भगवान ने थोड़ी बनाया, हमने बनाया। किस चीज से बना होगा? प्लास्टिक के दाने आते हैं एकदम पतले पतले से, जैसे गोलियां आती है ना छोटी छोटी, वैसे दाने आते हैं, उसको ग्रेन्यूल्स कहते हैं। जो प्लास्टिक के चिप्स आते हैं ना छोटे छोटे दाने, उनको ग्रेन्यूल्स कहते हैं। आपने प्लास्टिक के दाने खरीदे, 1 टन दाना खरीदा, आपकी फैक्ट्री है, आपने क्या खरीदे? प्लास्टिक के दाने। कितने? 1 टन। अब उसका क्या करोगे? अब उसको मशीन में पिघलाओगे। वो दाने प्लास्टिक के पिघल के लिक्विड शेप में आ जाएंगे, पानी के जैसे, और ये सांचे होंगे इस फॉर्मेट के, डाई कहते हैं उसको, सांचा। वो लिक्विड उसमें जाएगा और इस शेप में ये बन जाएगा। यही तो होगा। अब उसमें क्या होगा कि कई चीजें वेस्टेज होंगी, पूरी की पूरी चीज थोड़ी बन जाती है। आप रोटी भी बनाते हो तो थोड़ा बहुत आटा तो वेस्टेज जाता ही है। कुछ वेस्टेज होगा, कुछ अभी पाइपलाइन में चल रहे होंगे, कुछ बनके तैयार हो गए होंगे, और कुछ अभी दाने दाने पड़े होंगे। सारी थोड़ी एक दिन में पिघला दिए 10 टन। आप बताओ आपने कितना टन दाना खरीदा था? 1 टन दाने का रिकॉर्ड कहां है? आप कहें सर 10 लाख में खरीदा था, उसका बिल है आपके पास में 10 लाख रुपए का, और आपने एंट्री क्या कर दी? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट यानी माल खरीद खाते नाम, टू पार्टी, उधारी में खरीद लाए 10 लाख रुपए की। बच्चों ये जो मनीष सर आपको अकाउंटिंग एंट्री सिखाते हैं ना, ये मालूम है कौन से लेखे हैं? ये वित्तीय हैं। मनीष सर ने कभी बताया क्या परचेज अकाउंट डेबिट 10 टन टू पार्टी? क्वांटिटी का रिकॉर्ड कहां है? अमाउंट का रिकॉर्ड है, क्वांटिटी का रिकॉर्ड कहां है? 10 टन का क्या किया तुमने? उसको पिघलाने के बाद कितना टन वेस्टेज हुआ, कितने टन से कितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ, क्या इसके भी रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं? बताओ, क्या लागत लेखों के भी रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे? बिल्कुल रखने भी पड़ेंगे, और ऑडिट भी करानी पड़ेगी। तो ये ऑडिट अलग है, और ये जो ऑडिट है जिसमें रुपयों की ऑडिट करते हो आप, वो है वित्तीय अंकेक्षण। और ये कौन सा अंकेक्षण है? लागत अंकेक्षण। समझ में आ रहा है? सर हम लागत अंकेक्षण क्यों कर रहे हैं? लागत लेखों का अंकेक्षण क्यों कर रहे हैं? उत्पादन लागत को सत्यापित करने हेतु, उत्पादन लागत को सत्यापित करने हेतु, क्योंकि अगर उत्पादन लागत कम होगी तो अपने आप ही महंगाई पे क्या हो जाएगा? कंट्रोल। उत्पादन लागत को अपन इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कि साहब आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसकी जितनी कॉस्ट लगी है उससे कम में तो वो बेचेगा ही नहीं, और बेचेगा तो खुद बिकेगा। तो या आपके घर में कोई चीज 10 रुपए की पड़ रही है तो आप उसको 11 में बेच दोगे, पर 9 में तो नहीं बेचने वाले ना। तो उत्पादन लागत सामने वाला तो ज्यादा बताएगा, हम उसको वेरीफाई करेंगे कि आपकी कॉस्टिंग आई कितनी है। इसको कॉस्ट ऑडिट कहते हैं। बोलो समझ में आ गया क्या? एक पॉइंट क्लियर है, अर्थ समझ गए? तो कॉस्ट ऑडिट वही होती है जहां लागत लेखे रखे जाते हैं, और उन लागत लेखों का क्या होता है? अंकेक्षण। एक बात क्लियर है? सिर्फ 2 बातें और बता रहा हूं। लागत लेखों का अगर मैं बात करूं इतिहास, कॉस्ट ऑडिट कब से शुरू हुई है, तो आप ध्यान रखना 1965 में सर्वप्रथम किसके लिए लागू की गई थी? सीमेंट उद्योग के लिए। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि आज भी कॉस्ट ऑडिट प्रोडक्ट वाइज है, कंपनी के हिसाब से नहीं है कि आप बना क्या रहे हो। और आज तो सैकड़ों प्रोडक्ट पे लगा दी इन्होंने, लेकिन सबसे पहले कौन सी इंडस्ट्री पे लागू की गई थी? सीमेंट पे। कब लागू की गई थी? 1965 में। नेक्स्ट आता है अनिवार्यता। बताओ कॉस्ट ऑडिट करवानी ऐच्छिक है कि अनिवार्य है? तो आप क्या कहेंगे? केंद्र सरकार पर निर्भर। सरकार चाहे तो ऑडिट करा सकती है और चाहे तो नहीं कराए।
ये ऐसी ऑडिट नहीं है जो हर साल होगी और सभी की होगी, ऐसा नहीं है। किसके ऊपर डिपेंड है? और केंद्र सरकार ने इस संबंध में क्या जारी कर दिए हैं? केंद्र सरकार ने इस संबंध में नियम जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने इस संबंध में नियम जारी कर दिए हैं। समझ में आ गया? तो अब आपको बार बार गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आएगा, आपको खुद को देखना है कि अगर आप इस नियमों में आते हो, आप उस कैटेगरी में आते हो तो आपको ऑडिट करानी है, नहीं आते हो तो नहीं करानी। क्लियर है क्या? समझ गए सब? तो सुनो बच्चों, आज इतना ही करते हैं, आगे की चीजें कल करेंगे। मुझे ये बताओ, आपके पास में इसके क्वेश्चन सेट आ गया? तो आज का होमवर्क सुन लो, ठीक है? एक तो ये आज आपको होमवर्क बहुत सारा मिल रहा है। एक तो ये केस स्टडीज पढ़ के आना, क्योंकि उसमें मेरे को समझाना ज्यादा नहीं है, तो मैं फटाफट पढ़ के सुनाने वाला हूं उनको। ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मेरे पास पीपीटी है, आपको ये क्वेश्चन पढ़ के आने हैं, ठीक है ना? ये सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे कंपनी के, तो कल आप कंपनी ऑडिट पूरा क्वेश्चन करके लाएंगे, कंप्लीट कर लाओगे? आपको आधे से पौन घंटा लगेगा बस। लगभग कितने क्वेश्चन दिए होंगे मैंने? 110 या 109, 107 क्वेश्चन ही तो हैं खाली, ठीक है ना? तो एक टॉपिक पे 107 क्वेश्चन है, ये तो मैंने क्लास के दिए हैं आपको, ठीक है ना? तो ये करने हैं। अभी कुछ बच्चे क्या लेट ज्वाइनिंग हुई, इसलिए मनीषा ने टेस्ट रोक दिया, नहीं तो टेस्ट तो दूसरा भी ड्यू हो गया आपका। ये यहां तक समझ में आ गया क्या? क्लियर है? तो ये कल क्वेश्चन सारे करके लाएंगे और कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम परसों स्टार्ट करेंगे। कौन सा? ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी का अंकेक्षण, जो 50% तो आपका यही हो चुका। चलो पूछूं, बताओ सरकारी कंपनी का अंकेक्षक कौन नियुक्त करता है? सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? कितने दिन में? समामेलन की तिथि से। तो आधा तो वैसे ही हो चुका, बस थोड़ा सा और कराना आपको। क्लियर है? चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे।